तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास +2 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस हैं और बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो +1 के कॉन्टिन्यूटी में है, या ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर +1 की बेसिक नॉलेज जहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताया जाता है वो यहाँ यूज होना है। इसलिए आप जहाँ तक हो सके ध्यान से इनको करें, डेली करें और अपने आप नोट्स बनाएं। साथ ही साथ में जो नेम्ड रिएक्शन है उनके लिए स्पेशल आपने बुक या नोटबुक या फिर एक अलग से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पे। हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो गया हेलो एल्केन्स का RX, यहाँ पे R जो है वो एल्काइल ग्रुप होगा और X जो है वो कोई भी हैलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ज्यादातर जो आप कंपाउंड देखोगे क्लोरीन और ब्रोमीन के देखोगे, कुछ आयोडीन के भी और बहुत कम फ्लोरीन के कंपाउंड पाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है यहीं से इसकी नेमिंग होती है। अगर IUPAC नेम देखना है तो हेलो एल्केन कौन सा हैलोजन है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है CH3Cl, ये रहा। ये कैसे बना होगा, CH4 बोले तो मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटाते हैं हम और उसकी जगह कोई हैलोजन लगाते हैं। तो एग्जांपल ही मैंने डायरेक्ट उठा लिया, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3 रह गया और वहां पे उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाया तो कंपाउंड बन गया CH3Cl। अब इसका नाम क्या होगा पुत्र IUPAC, क्लोरोमीथेन। क्लोरो क्योंकि क्लोरीन की वजह से एक कार्बन एटम है तो मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड होता है N, क्लोरोमीथेन। उसके बाद जो कॉमन नेम है वो है एल्काइल हैलाइड। तो उस हिसाब से एल्काइल कौन है इसमें, मिथाइल ग्रुप, और हैलाइड कौन है, क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। दूसरे टाइप के जो हमने स्टडी करना है वो है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स को हम एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। एराइल हैलाइड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने एल्काइल ग्रुप लगाया था, यहाँ पे आप एरीन ग्रुप लगाओगे। एरीन आप बोलते हो बेंजीन को, तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन लगेगा तो दे आर नेम्ड एज हेलो एरीन। बेंजीन के ऊपर ही डायरेक्ट अगर हैलोजन लगा होगा तो उसे कहा जाएगा हेलो एरीन। लाइक क्लोरोमीथेन है ना, ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन, इस तरीके से, ठीक है पुत्र। सॉरी, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन तो इधर है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आइए अब दोबारा से, अब क्लासिफिकेशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। अगर एक ही हैलोजन लगा होगा देन दे आर कॉल्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव फर्दर 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि जो हैलोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप है या एक ही कार्बन वाला कंपाउंड है तो वो प्राइमरी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होगा। अगर बाय द वे आपका हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके साथ 2 कार्बन ग्रुप जुड़े हों यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो वो सेकेंडरी। अगर ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है और उसके इर्द गिर्द 3 डिफरेंट या सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, या मैंने डिफरेंट लिखे मतलब R' और CH3, तो वो टर्शियरी होगा। उसके बाद आते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर अगर 2 हैलोजन सेम कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसे कहा जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर बाय द वे 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हैं, साथ साथ वाले कार्बन पे लगे हैं, देन दे आर नेम्ड एज विसनल डाइहैलाइड्स, विसनल डाइहैलाइड। उसके बाद आएंगे पुत्र ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का सबसे मशहूर कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, यानी कि आप देखिए कार्बन के इर्द-गिर्द 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन है, तो 3 क्लोरीन की वजह से ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है। तो इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म। IUPAC नेम क्या होगा पुत्र, 1 2 3 ट्राई क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हैं तो 1 2 3 ट्राई क्लोरोमीथेन। लेकिन जो इसका पॉपुलर नेम है वो है क्लोरोफॉर्म, जो एज अ एनेस्थीसिया ये यूज किया जाता था पुराने टाइम पे, ठीक है जी। तो फर्दर 4 हैलोजन वाला डेरिवेटिव टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव होगा। सबसे मशहूर CH4 में अगर मैं X की जगह क्लोरीन लगा दूं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये एक मशहूर पोलर सॉल्वेंट है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स मिसिबल होते हैं, आयनिक कंपाउंड मिसिबल नहीं होते, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पता है ना ये पॉइंट। उसके बाद आता है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड के अंदर आप याद रखिए कि एलाइलिक हैलाइड के अंदर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होंगे उससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो एलाइल है। अगर डबल बॉन्ड के वाले कार्बन पे ही हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो विनाइल है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स। एग्जांपल सपोज इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है सर एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, ठीक है पुत्र, कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3, सो यू कैन से 3 क्लोरो prop 1 in, prop 1 in, समझ आ गया पुत्र। अब इसका जो कॉमन नेम है वो है विनाइल क्लोराइड। अब आपको याद होगा पीवीसी की पाइप्स बनती हैं, वो बेसिकली इसी विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज करके बनती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है पुत्र। और इसका भी फिर नाम क्या हो जाएगा सर, अब इधर से नाम लेना, इधर से नहीं लेना। यानी कि हम कह सकते हैं अगर फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोरीन लगा है और जिसके साथ डबल बॉन्ड है तो वो विनाइल है। अगर कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होगा जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एनाइल है। तो अब इसका नाम क्या लोगे पुत्र आप, 1 क्लोरो इथीन या इथीन, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी देखिए ये एक साइक्लिक हेक्सीन है और इस साइक्लिक हेक्सीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक विनाइलिक कंपाउंड है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने पहले साइक्लोपेंटीन बनाया और इस साइक्लोपेंटीन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगाया और इस एल्काइल ग्रुप के साथ मैंने हैलोजन लगाया है, तो ये एक तरह का एलाइलिक हैलाइड होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेंजाइल हैलाइड्स या बेंजाइलिक हैलाइड्स हम कह सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आप पहले यहाँ देखिए पुत्र, बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर से यानी कि C6H6 के ऊपर से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो बेंजाइल नहीं, तब वो फेनाइल ग्रुप कहलाता है। ये रहा, आपने इस भाई को देखा होगा बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दे तो ये टॉलीन होता है। अब टॉलीन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो बेंजाइल ग्रुप होगा, 2 हाइड्रोजन हटा दोगे उस कार्बन के ऊपर से जो बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा हुआ है तब ये बेंजल होगा, 3 हटा दोगे तो वो बेंजो होगा। तो सर हमें तो बेंजाइल लेना है, इसको निकालो यहाँ रख दो, तो बेंजीन CH2 ग्रुप और जो बॉन्ड छूटा है उसकी जगह आपने लगा दिया कोई भी हैलोजन, तो ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। समझ आया जी? यानी कि बेंजीन से बेंजाइल नहीं बन रहा, बेंजीन से फिनाइल बन रहा है और टॉलीन से बेंजाइल बन रहा है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग के साथ नहीं जुड़ा है, वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए कार्बन से या एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर बेंजीन रिंग के साथ ही कार्बन जुड़ा होता, सॉरी हैलोजन जुड़ा होता, तब ये एराइल कहलाते हैं, एराइल हैलाइड या हेलोएरिन कहलाता, ठीक है पुत्र। अगर बाय द वे हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो खुद बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है तो वो बेंजाइल हैलाइड या एक तरह से एल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है जी। इसका अगर आप नाम देखोगे तो अब ये अलग ग्रुप बन गया, ये अलग ग्रुप बन गया, किसके ऊपर जुड़ा हुआ है सर, मीथेन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पुत्र, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, समझ में आया, या फिर बेंजाइल हैलाइड कॉमन नेम। तो पुत्र नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके बाद बेसिकली आपकी बुक्स में आइसोमर्स दे रखे हैं, वो आप देखिए, वो आपको +1 के रिपीटेड ही हैं, चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर, टॉटोमर्स, उन्हीं में से यहाँ पे जो यूज होंगे वो आप बना के देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। हम चल रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले फ्रॉम एल्केन करते हैं। एल्केन में सबसे पहला है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में आप सपोज मीथेन लें, उसको क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H म्यू एनर्जी होती है ना, H × म्यू प्लैंक्स एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट H है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन लग गया, CH3Cl, बढ़िया बन गया सर। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, इसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl3, उसके बाद CCl4 बनता ही जाता है, जिसकी वजह से आपको मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं। और मिक्स प्रोडक्ट मिलने की वजह से ये रिएक्शन जो है जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म करके CCl4 ना बना दे तब तक ये रिएक्शन रुकता भी नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में यूज नहीं करते, ये मेथड यूज होता है इंडस्ट्रीज में टू मेक अ कंपाउंड एट अ लार्ज लेवल। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। अब जब इंडस्ट्रियल मेथड होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं पुत्र, मैन्युफैक्चरिंग। जब कोई चीज बहुत लार्ज स्केल पे बनती है तो वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स बोल देते हैं। तो ये एक तरह से हेलो एल्केन का मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा ये होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, जिसके अंदर आपको याद होगा कि सबसे पहले क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो वो दो फ्री रेडिकल बनाएंगे क्लोरीन के, इधर CH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो फ्री रेडिकल बनाएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और एक मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन से रिएक्ट करके CH3Cl बना रहा है और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बना रहा है। अगर क्लोरीन लार्ज सप्लाई में अवेलेबल है तो डेफिनेटली रिएक्शन रुकेगा नहीं, बिकॉज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काफी ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू विल गेट मिक्स्ड प्रोडक्ट्स। अब उधर एक और रिएक्शन देखिए, लेट्स सपोज प्रोपेन को आप 1 मोल ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हो तो क्लोरीन एक ही हाइड्रोजन हटा पाएगा क्योंकि एक ही फ्री रेडिकल एट अ टाइम बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्रोडक्ट बनेगा सपोज 2 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इनमें से मेजर और माइनर जो है वो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। उसका रीजन क्या है? बिकॉज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यही ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन में भी, कार्बोकैटायंस के अंदर। तो याद रखिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो इस हिसाब से मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, माइनर ये बनेगा। तो अल्टीमेटली लेकिन ये मेजर जो है वो सिर्फ 55% बनेगा और माइनर 45% बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 2 डिग्री की ज्यादा होने के बावजूद भी ये सिर्फ 55% ही बना। उसका रीजन ध्यान से सुनिए। पहले आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के साथ ही साथ में आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी देखेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला कार्बन दोनों प्राइमरी कार्बन हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने पुत्र? 6, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 1। और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने सर? 2। तो यानी कि क्लोरीन अगर एक एक करके रिएक्शन करने भी लगा तो यहाँ पे 6:2 की रेशो है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार हाइड्रोजन हट पाएंगे और यहाँ पे 6 टाइम्स हाइड्रोजन हट सकते हैं। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके थोड़ा करके 1 क्लोरोप्रोपेन भी बन जाता है और 45% 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा और 55% 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसके हिसाब से देखने के बाद आपने देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब कई रिएक्शंस के अंदर आप ये भी देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, जब भी आप कंपेयर करोगे तब आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो इसके हिसाब से नहीं भी बनता, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट मैंने दोबारा बोला है कि आप सबसे पहले ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म और अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट फॉर्म। उसके बाद आप ये देखिए आपके पास कितने प्राइमरी और कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे 6 चांसेस है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। मतलब तो डेफिनेटली मेजर इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, बट इस बार ये बन गया 55%, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन कई रिएक्शंस के अंदर ऐसा पॉसिबल होगा कि बाय द वे माइनर होने के बावजूद भी वो मेजर बन जाए। तो ऐसे रिएक्शंस के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कितने हैं। जैसे एक उदाहरण आप ये देखिए, CH3, सपोज CH2, CH3 और CH3। अब देखो पुत्र प्राइमरी कितने हैं? सो सर प्राइमरी हाइड्रोजन इस केस के अंदर हो जाएंगे 9। सेकेंडरी कितने हैं सर? 2। और टर्शियरी कितने हैं सर? 1। सो टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हुए पुत्र? सिर्फ सर 1। तो जब आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते हो तो उसके हिसाब से टर्शियरी वाला मेजर बना चाहिए, लेकिन सर चांसेस ही सिर्फ 1 बनने के हैं। रेशियो के हिसाब से सर ज्यादा चांसेस किसके हैं? प्राइमरी के। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं अगर ये कंपाउंड होता, यानी कि 1,2 मिथाइल ब्यूटेन होता, तो इसकी वजह से जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला कंसेप्ट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वाला ना चूज करके वो बनेगा प्राइमरी के हिसाब से। समझ आ गया बता? तो बता नेक्स्ट आएगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्लोरिनेशन हुई है, लेकिन आयोडोनेशन के अंदर आप ध्यान दें, आयोडोनेशन के अंदर अगर आप डायरेक्टली आयोडीन डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो प्रोडक्ट बनेगा CH3I+HI। पर ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन यहाँ से बैक हो जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रीजन क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये खुद एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपके आयोडोमिथेन को दोबारा से रिड्यूस करके ये मिथेन और आयोडीन बना देता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन आगे चले
तो आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 या कंसंट्रेटेड HiO3, जिसकी वजह से अब वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और फिर रिएक्शन को बैक जाने नहीं देंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जो आप चाहते हो हेलो एल्केन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर आपने सबसे पहले देखा कि यार हेलो एल्केन्स को आप डायरेक्टली हेलोजिनेशन करो बनाने के लिए, किसके साथ? एल्केन के साथ। तो फ्रॉम एल्केन डायरेक्ट हेलोजिनेशन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन वी विल गेट अ हेलो एल्केन और एक साथ में बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। और यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो हुआ है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और ये भी याद रखिए कि आयोडीन जब आपने रिएक्ट करवाना है टू गेट आइडो एल्केन, तब आपको क्या करना है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड HiO3 आयोडिक एसिड जो है वो आपने यूज करना है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आ जाइए एल्कीन से। एल्कीन में सपोज अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है पुत्र, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब हो गया सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर आप कोई भी हाइड्रोजन एसिड ऐड करेंगे तब यहाँ पे सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन के दौरान एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और एक कार्बन के ऊपर हैलोजन का आयन जाएगा, जिसकी वजह से आपका आइडो एल्केन बन गए। देखो ना, CH3 CH2 सपोज कोई भी हैलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है पुत्र, लेकिन दिक्कत आती है अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन हो। सपोज यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के अराउंड इधर एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, इधर इस कार्बन के अराउंड दोनों हाइड्रोजन है पुत्र। तो अब जब आप हाइड्रोजन एसिड सपोज HCl रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे इश्यू खड़ा होता है कि हाइड्रोजन किसके पास जाए और क्लोरीन किसके पास जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम of the carbon-carbon double bond among unsymmetrical alkene which has lesser number of hydrogen atom। सिंपल क्या है कि सर जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आएगा, तो Cl नेगेटिव आयन इन दोनों एल्कीन में से, इन दोनों कार्बन एटम among the unsymmetrical alkene में से उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। आप इसके पास देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ एक है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा? इसके पास। कहाँ जाएगा पुत्र? इस कार्बन के पास। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास? 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज मैंने एक कंपाउंड बनाया हुआ है, साइक्लिक डबल बॉन्ड बनाया है 5 कार्बन एटम वाले का और एक 6 कार्बन एटम हमने मिथाइल ग्रुप में लगा दिया। अब यहाँ पे आप HCl ऐड कर रहे हो अगेन, तो जब आप HCl ऐड करोगे तो दोनों कार्बन देखने हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। जब आप देखेंगे तो इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड पूरे करो पुत्र, 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन पूरा कर रहा होगा। इस कार्बन के 1 2 3 और चौथा मिथाइल ग्रुप है, तो यानी कि इस वाले कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला कार्बन कौन हुआ? ये। तो अब जब एडिशन रिएक्शन होगा, इन दैट केस द नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन आपका नीचे चला जाएगा, नीचे वाले कार्बन उसका ऑक्टेट पूरा करने के। अब तो इसके मैकेनिज्म में आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन रिएक्शन होगा और एडिशन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और आपको ऑलरेडी बताया गया है कि जो अटैकिंग रिएजेंट में से पहले आयन आके अपना रिएक्शन शो करता है उसके हिसाब से नाम होता है। तो लेट सपोज कर लीजिए आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनको ये कार्बन अट्रैक्ट करता है और अपने ऊपर शिफ्ट करता है। आप कहोगे कि सर ये भी तो शिफ्ट कर सकता था अपने ऊपर, पॉसिबिलिटी दोनों है, लेकिन कौन सा होना है वो हम अभी समझ जाएंगे। आपने सपोज अभी फर्स्ट केस के अंदर आपने ब्लैक पेन के साथ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा इमीडिएटली हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी कि आपके पास अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा कार्बोकैटायन। जो इंटरमीडिएट बना है आपका, जो इंटरमीडिएट बना है वो कौन बना है पुत्र? कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया पुत्र? अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो अब ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं कि क्यों सर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता तो हाइड्रोजन आके इधर अटैक करता, जिसकी वजह से आपका आयन जो है वो ये बनता CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है मतलब, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इस पे गया, हाइड्रोजन ने अटैक कर लिया। अब एक तरह से आप ध्यान देखिए तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब याद कीजिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की वो क्या करती है? 3rd डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1।
तो इस हिसाब से सर 1 डिग्री लेस स्टेबल होगा, तो जिसकी वजह से 1 डिग्री वाला कंसेप्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये याद रखिए, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स के अंदर 3 डिग्री आर मोर देन 2 देन 1 डिग्री। उसके बाद कार्बोकैटायंस के अंदर दो बातें और जो इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, वो ये है कि अगर कार्बोकैटायंस के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो वो हो जाती है बाय हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। इसके बारे में अभी एग्जांपल के साथ समझाते हैं, ठीक है जी। तो पहले आप ये समझ लीजिए, तो अब आपका कार्बोकैटायन ये बन गया पुत्र इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट पॉजिटिव के ऊपर आपका नेगेटिव आयन जो है वो आके अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब कंपाउंड बन गया आपका अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। ये देखिए नेगेटिव पार्ट अब किसके पास गया पुत्र, फाइनली उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन एटम बॉन्ड में कम थे, ठीक है जी। और ये कार्बोकैटायन जो है वो हमेशा एक प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, यानी कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 बॉन्ड वो सेम प्लेन में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो बॉन्ड बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों अवेलेबल होगा। यानी कि यहाँ पे ये क्लोरीन ऊपर से भी आ सकता था और नीचे से भी आ सकता था। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे अगेन जब हम अल्कोहल से हेलोएल्केन्स बनाएंगे। तो हाइड्राइड शिफ्ट को समझने के लिए पुत्र आप देखिए, सपोज मैंने CH3C, CH3H, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कंपाउंड लिया और इसके अंदर हैलोजन एसिड डाला। जैसे हैलोजन एसिड डाला तो हमने देखा कि मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टिंग अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ गया, ठीक है पुत्र। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज और देखनी है कि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बना था वो कौन है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के केस के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्राइड, मिथाइल या फिनाइल शिफ्ट अगर पॉसिबल हो तो कर दो, ताकि आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे जाएगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना पुत्र नॉर्मल कंसेप्ट से, लेकिन ये हाइड्रोजन या मिथाइल जो है दोनों में से अब तो दोनों अवेलेबल है, यहां से हाइड्रोजन जो है वो इजीली शिफ्ट होगा ऑन टू द कार्बोकैटायन, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा वो कार्बन से और इसके साथ इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यू कैन सी ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड बना है ये गलत बना है। अल्टीमेटली इस केस के अंदर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा पुत्र, ये CH3C, CH3, क्लोरीन यहाँ पे CH2 और CH। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल एज वेल एज द रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड, मिथाइल और फ्री रेडिकल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। समझ आया जी? तो पुत्र एल्कीन्स में जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा दैट इज बेसिकली पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होगा, बेसिकली अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये पेरोक्साइड या क्रैश इफेक्ट जो है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सिर्फ और सिर्फ ये HBr के लिए है। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड या क्यूमाइल पेरोक्साइड, CuMyl है, क्यूमाइल पेरोक्साइड अगर आपके पास हो तो इन दैट केस, ऐसे केस के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वहां पे अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन होगा बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल का मतलब अब नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट जाएगा उस कार्बन के पास जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी कि ये केस मैंने आपको बताया पेरोक्साइड वगैरह की प्रेजेंस में होगा, और कब होगा, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो। यानी कि अगर बाय द वे आपके पास ये प्रोडक्ट गिवन हो, यही रिएजेंट गिवन हो, और आप HCl डालो इन द प्रेजेंस ऑफ से बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, तब क्या होगा पुत्र, तब सर एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगेगा। मैंने बताया ना, ये कौन आ गया, HCl आ गया। एंटी मार्कोनिकॉव रूल किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा सर, वही वाला पुराना दोस्त, पुराना प्रोडक्ट, यानी कि हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि उसके कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम। समझ आया? तो फ्रॉम एल्कोहल्स, तो अल्कोहल के 4 रिएक्शन है पुत्र अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। पहला है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लुकास रिएजेंट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट, और इस रिएक्शन को कहा जाता है ग्रूव्स प्रोसेस।
ग्रूव्स प्रोसेस। तो पहला नेम्ड रिएक्शन अभी आ गया, और इससे पहले नेम जो है वो आपके सामने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की तरह से आने शुरू हो गए हैं, तो इनको स्पेशल लिखिएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा पुत्र, OH हाइड्रोजन के साथ आएगा और H2O भी फॉर्म में अलग हो जाएगा, RCl जुड़ जाएगा। पर एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो लुकास रिएजेंट के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरे को हटा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो SN1 है या SN2 है, उसको फाइंड करने के लिए आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जिंक जो कि आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद जिंक क्लोराइड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा। तो कंपाउंड बन गया ZnCl2 OH नेगेटिव और R पॉजिटिव। ये देखिए क्या बन गया, कार्बोकेटायन। ये रहा आपका कार्बोकेटायन। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बने तो इसका मतलब वो क्लियर कट कौन सा है, SN1 मैकेनिज्म। और कार्बोकेटायन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको पहले बताइए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अल्टीमेटली अब नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि Cl नेगेटिव अटैक करेगा एल्काइल कैटायन पे, RCl, ZnCl2 और OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव H पॉजिटिव आयन को बना लेगा वाटर। तो ये देखिए ZnCl2 भी एज सच आपका बाहर निकल गया। अब जो प्रोडक्ट बना है वो ड्यू टू कार्बोकेटायन बना है पुत्र। अब SN1 मैकेनिज्म होने की वजह से अगर आपको याद हो, ये बताया जाता है कि जनरली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इन्वर्जन, यानी कि पीछे से आके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मोर ऑफ द इन्वर्जन अकर्स ड्यू टू SN1 बट द प्रोडक्ट कंटेन्स सम ऑफ द रिटेंशन प्रोडक्ट्स आल्सो। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा वो रेशिमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन रेशिमिक मिक्सचर एग्जैक्टली 1:1 की रेशियो में नहीं होगा, थोड़े बहुत इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट के कंपाउंड ज्यादा होंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका कार्बन एटम कायरल हो। ठीक है नहीं, कायरल कार्बन एटम का मतलब चारों अलग अलग तरह के एटम्स आपके कार्बन के साथ जुड़े होने चाहिए। तो जो लुकास टेस्ट है पुत्र, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके अंदर क्या है कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल को आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl से रिएक्ट करवाओगे तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएंगे RCl के इमीडिएटली, तुरंत। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे तो प्रेसिपिटेट्स तो बनेंगे, लेकिन तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद आपको वेट करना पड़ेगा रिएक्शन के। लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल करोगे तो रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल के साथ RCl के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कि कौन सा अल्कोहल आपके पास रिएजेंट की फॉर्म में अवेलेबल है जब आप लुकास टेस्ट करोगे। तो भैया अगर अल्कोहल को PCl5 से रिएक्ट कराओगे तो आपके पास जो एल्काइल हैलाइड बनेगा उसके साथ में जो रिएजेंट प्रोड्यूस होगा वो होगा POCl3 और HCl। अगर आप PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी RCl बनेगा, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो H3PO3। और इसको बैलेंस करना काफी ज्यादा आता है। तो 3 ROH रिएक्ट करेंगे विद PCl3 टू गिव 3 RCl प्लस H3PO3। ठीक है जी। और ROH को अगर यानी कि अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे विद थायोनिल क्लोराइड देन यू विल गेट RCl SO2 प्लस HCl। दिस इज नेम्ड एज डार्जन प्रोसेस। ये बेस्ट मेथड माना जाता है टू गेट द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल, बिकॉज यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है दोनों गैसियस फॉर्म में जो कि इजिली रिमूव हो जाती हैं टू गेट एल्काइल हैलाइड्स। अब इसके बारे में फर्दर आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में